कभी कभी इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। 1857 एक ऐसा ही साल था। सोचिए, करीब 100 साल से जो गुस्सा, जो बेचैनी लोगों के दिलों में दबी हुई थी, वो अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। और इस एक साल ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत किसी शांत माहौल से नहीं, बल्कि एकदम एक्शन के बीच से होती है। तारीख है 10 मई 1857, जगह है मेरठ। अचानक सिपाही अपनी बैरकों से बाहर निकलते हैं और अपनी बंदूकें अपने ही अंग्रेज ऑफिसरों की तरफ तान देते हैं। जेल के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं और फिर शुरू होता है दिल्ली की ओर एक मार्च। एक ऐसा मार्च जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। अक्सर कहा जाता है कि ये सब एक कारतूस की वजह से हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में एक कारतूस में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे साम्राज्य को हिला दे, या फिर ये सिर्फ वो आखिरी चिंगारी थी जिसने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी जो सालों से इकट्ठा हो रहा था। आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी नाइंसाफियां थीं जो लोगों के दिलों में सुलग रही थीं? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन राजनीतिक चालों की, उन धोखों की जिन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों को अपने ही महलों में बेगाना बना दिया। ये सिर्फ जमीन छीनने की लड़ाई नहीं थी, ये उनके मान सम्मान, उनकी विरासत और उनकी पहचान को मिटाने की साजिश थी। देखिए, अंग्रेजों का तरीका बड़ा अनोखा था। वो किसी राजा के पास जाते और कहते, देखिए आपको बाहरी हमलों से डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं ना, हम आपकी रक्षा करेंगे। बस हमारी एक छोटी सी फौजी टुकड़ी अपनी राजधानी में रख लीजिए और उसका खर्चा उठा लीजिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर असल में ये एक जाल था, एक मीठा जहर। राजा अपनी सेना भंग कर देता, अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप देता और अपनी ही सल्तनत में एक मेहमान बन के रह जाता था। मतलब नाम का राजा, लेकिन असल में अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली। और जब लगा कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब आए लॉर्ड डलहौजी और वो अपने साथ लाए एक और भी खतरनाक हथियार, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलैनीति। इसका नियम सीधा था, अगर किसी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगी। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। यह भारतीय परंपरा पर सीधा हमला था, क्योंकि हमारे यहां तो गोद लेने की प्रथा सदियों से चली आ रही थी। और इस एक नीति ने सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को एक झटके में खत्म कर दिया। और यहीं से कहानी में आती हैं रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी रानी जिन्होंने पति को खोया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक बेटे को गोद लिया, दामोदर राव को, ताकि झांसी का वंश चलता रहे। लेकिन डलहौजी ने साफ कह दिया, हम नहीं मानते। ये सिर्फ एक राज्य छीनने की बात नहीं थी, ये एक मां से उसका हक, एक रानी से उसका सम्मान छीनने की बात थी। और इसी अपमान ने रानी लक्ष्मीबाई को उस वीरांगना में बदल दिया जिसे आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। ऐसा ही एक और किस्सा था नाना साहेब का। वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन ये कहकर बंद कर दी कि तुम असली वारिस नहीं हो। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने एक दुश्मन को कमजोर कर दिया, लेकिन असल में उन्होंने अनजाने में ही 1857 की क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा नेता तैयार कर दिया था, जो कानपुर में बगावत का झंडा बुलंद करने वाला था। चलिए अब सियासत से हटकर जरा पैसे की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी क्रांति सिर्फ राजनीतिक वजहों से नहीं होती, उसके पीछे पेट की आग भी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां ऐसी थी मानो वो भारत को एक स्पंज की तरह इस्तेमाल कर रही हो। यहां से सारा धन निचोड़ो और लंदन की तिजोरियों में भर दो। और इस निचोड़ ने कारीगरों से लेकर किसानों तक हर किसी को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। एक जमाना था जब भारत का कपड़ा, खासकर सिल्क और कॉटन, पूरी दुनिया में मशहूर था। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारतीय कपड़ों पर 70 से 80% तक का भारी भरकम टैक्स लगा दिया, जबकि इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर कोई टैक्स नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, ताकि भारत का शानदार कपड़ा उद्योग दम तोड़ दे और मैनचेस्टर की मिलों का माल यहां बिके। नतीजा, ढाका और सूरत जैसे शहर जो कभी व्यापार के गढ़ हुआ करते थे, देखते ही देखते वीरान हो गए। और ये तबाही सिर्फ शहरों तक नहीं रुकी, गांवों में किसानों की हालत और भी खराब थी। उन्हें अपनी ही जमीन पर चावल या गेहूं उगाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो नील और कपास जैसी फसलें उगाएं जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में काम आती थीं। जमीन किसान की, मेहनत किसान की, लेकिन फसल पर हक अंग्रेजों का, और जो मना करता उस पर जुल्म ढाए जाते। तो अब आप तस्वीर देखिए, एक तरफ किसानों पर भारी लगान का बोझ,
दूसरी तरफ जमींदारों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, शहरों में कारीगर बेरोजगार हो रहे थे, और ऊपर से जब अकाल पड़ता तो सरकार मदद करने की जगह मुंह फेर लेती थी। मतलब चारों तरफ सिर्फ निराशा और भुखमरी थी। लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। तो राजनीतिक और आर्थिक वजहें तो थीं ही, लेकिन एक और डर था जो लोगों के दिलों में घर कर रहा था, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी पहचान खो देने का डर। अंग्रेजों के नए नए कानून, उनकी नई तकनीकें, ये सब लोगों को अपनी सदियों पुरानी परंपराओं पर एक हमले की तरह लग रहे थे। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा विवाह को कानूनी बनाया। आज के हिसाब से देखें तो ये अच्छे कदम थे, लेकिन उस वक्त के लोगों को लगा कि ये गोरे लोग उनके धर्म में, उनके रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। ऊपर से ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे दी गई थी कि वो कहीं भी जाकर अपने धर्म का प्रचार करें। इससे लोगों में ये डर बैठ गया कि अंग्रेजों का असली मकसद सबको ईसाई बनाना है। और मजे की बात देखिए, रेलवे, जो आज विकास का प्रतीक है, उस जमाने में डर की वजह बन गई थी। कैसे? क्योंकि ट्रेन के डिब्बों में ऊंची नीची हर जाति के लोगों को एक साथ बैठना पड़ता था। इससे कई लोगों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन का डिब्बा नहीं था, ये दो अलग अलग सभ्यताओं की टक्कर थी। तो अब तक बारूद का ढेर पूरी तरह तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही और धर्म पर हमले का डर। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल के कारतूस की शक्ल में। इस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और तभी एक खबर आग की तरह फैली कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। यह सिर्फ एक कारतूस नहीं था, यह हर भारतीय सिपाही के ईमान पर, उसके धर्म पर सीधा हमला था। बैरकपुर की छावनी में एक नौजवान सिपाही थे, मंगल पांडे। उन्होंने साफ कह दिया, मैं ये पाप नहीं करूंगा। उन्होंने उन कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और गुस्से में अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने एक बागी को खत्म कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मंगल पांडे की शहादत बगावत की वो पहली चिंगारी बन जाएगी जो पूरे देश में आग लगा देगी। और हुआ भी वही। मंगल पांडे की शहादत की खबर जैसे ही फैली, सोए हुए सिपाही जाग उठे। मेरठ से जो तूफान उठा वो जल्द ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अवध और झांसी तक पहुंच गया। और अब ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं रही, राजा, रानी, जमींदार, किसान, मौलवी, पंडित, हर कोई इसमें शामिल हो गया। ये हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला संग्राम बन चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजों ने इस क्रांति को बहुत बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लाखों लोग मारे गए। तो क्या ये बगावत नाकामयाब रही? ऊपरी तौर पर देखें तो हाँ, लेकिन असल में इस क्रांति की आग ने भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और उन्हें बेइज्जत करके रंगून भेज दिया गया, और इसी के साथ भारत में 300 साल से ज्यादा पुराने मुगल साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस क्रांति का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। लंदन में बैठी सरकार को समझ आ गया कि एक व्यापारी कंपनी के भरोसे अब भारत को नहीं छोड़ा जा सकता। तो अब भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के हाथ में आ गया। यहीं से ब्रिटिश राज की असली शुरुआत हुई। कंपनी गई और क्राउन आ गया। अंग्रेजों को एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ के राजाओं और नवाबों को साथ लेकर चलना होगा। इसलिए उन्होंने अपनी नीतियां बदल दीं। विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया और राजाओं से वादा किया गया कि अगर वो अंग्रेजी हुकूमत के वफादार रहेंगे तो उनका राज और सम्मान सुरक्षित रहेगा। तो आखिर में सवाल वही रहता है, 1857 की इस महान क्रांति को हम क्या कहें? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गदर था जो नाकाम हो गया, या ये आने वाले आज़ादी के तूफान की पहली आहट थी, आज़ादी की पहली ललकार? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तय है, 1857 के बाद हिंदुस्तान फिर कभी पहले जैसा